नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने सी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपीपीएससी की क्लासेस लगातार जारी हैं और हम मुकेश महेश्वरी की चैप्टर 7 में आज पढ़ने जा रहे हैं इस बुक का भौगोलिक मध्य प्रदेश। ये चैप्टर 7 जो है वो पार्ट बी कहलाएगा, यानी कि पार्ट ए जो था उसमें हमने पढ़ा था। ये बी चैप्टर है, इसमें हम भूगोल मतलब जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और जो ए पार्ट था उसमें हमने हिस्ट्री पढ़ा। तो हिस्ट्री के बाद अब हम अगले चैप्टर पर आ चुके हैं जो है जियोग्राफी, और आज से शुरू होता है जियोग्राफी का पार्ट 1। और इस पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे भौगोलिक मध्य प्रदेश। इस भौगोलिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें 3 चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। पहली होगी मध्य प्रदेश के शैल समूह, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत एवं श्रेणियाँ। तो इन सभी चैप्टरों को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक इन चैप्टर को लेकर हम पहुंच सकें। और दोस्तों, यदि आप इसको समझ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि सब्सक्रिप्शन आपका करने पर आपको जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट हैं वो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करता हूं मैं आपके सामने इस चैप्टर को। जैसा कि बात करी हमने कि भौगोलिक चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल अब हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा यह राज्य दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट कहलाता है और भाषाई रूप से उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला पुल कहलाता है। एक बात, भाषाई आधार पर है ना, भाषाई रूप से उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला पुल है। और दूसरी बात, लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा है ना, लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा यह राज्य दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट कहलाता है। दूसरी बात, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी भाग कहलाता है। क्या है? भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी भाग कहलाता है। इतनी बात ओके। तीसरी बात, मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश यानी हाईलैंड टेरिटरी कहा जाता है। फिर से, मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश यानी कि हाईलैंड टेरिटरी कहा जाता है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है। ठीक है, इन 3 बातों को फिर से समझ लेते हैं। एक बात, लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा यह राज्य दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट कहलाता है। भाषाई रूप से उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला पुल कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी भाग कहलाता है। मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश यानी हाईलैंड टेरिटरी कहा जाता है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है। पंडित नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी क्योंकि यह भारत के बीचों बीच अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है ये, और देश का 9.38% ये क्षेत्रफल का है। और क्षेत्रफल का भारत में दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और पहला राज्य राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा जो कि 23.5 अंश अक्षांश राज्य के मध्य से गुजरती है और कुल 14 जिले कुल 14 जिले जो कर्क रेखा पर अवस्थित माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर, उज्जैन, रतलाम। ठीक है, इन 14 जिलों को याद रखना, कोई ना कोई पूछता है। भोपाल एकमात्र संभाग है जिसके 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। क्या है? भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। सीमावर्ती प्रदेश, इसकी सीमा 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। इसकी सीमा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम गुजरात को छूती है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। मध्य प्रदेश का भारत सरकार और राज्य सरकार, भारत सरकार के अनुसार 21 अंश 6 मिनट से 26 अंश 30 मिनट है। राज्य सरकार के अनुसार 21 अंश 21 मिनट से 21 अंश 55 सेकंड इसका जो अक्षांशीय विस्तार है। कुल लंबाई जो है अक्षांश की 605 किलोमीटर लंबाई है मैक्सिमम, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तब इसकी लंबाई है 605 किलोमीटर। कर्क रेखा 23.5 अंश अक्षांश मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करती है, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश।
उत्तरी मध्य प्रदेश उपोष्ण तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश उष्ण रहता है। फिर से समझना, उत्तरी मध्य प्रदेश यानी जो ऊपर की तरफ जो भाग है वो उपोष्ण होता है ना, और दक्षिणी मध्य प्रदेश जो है वो उष्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार। अक्षय भारत सरकार के अनुसार 74 अंश 59 मिनट और 82 अंश 66 मिनट, और राज्य सरकार के अनुसार 74 अंश 2 मिनट और 82 अंश 48 मिनट। 470 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई लंबाई है। कुल चौड़ाई कितनी है इसकी? 870 किलोमीटर। और ये कितनी है? इसे अभी अपन ने पढ़ा 605 किलोमीटर। और कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा का प्रतिच्छेदन मध्य प्रदेश के किसी भी भाग के दोनों रेखा नहीं मिलती हैं, है ना। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा का प्रतिच्छेदन यहाँ पर मध्य प्रदेश में कहीं भी दोनों रेखा नहीं मिलती हैं। चलो संक्षिप्त में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश थे। मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग सतपुड़ा मैकल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन नर्मदा के साथ, दंडकारण्य का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी नर्मदा बेसिन मध्य उच्च प्रदेश में गिना जाता है। छत्तीसगढ़ पृथक्करण के बाद वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश हैं। 3 भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन, जशपुर सामरी पाट प्रदेश और दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बघेलखंड का पठार दोनों में बट गया है। इस बात को अच्छे से समझिए। जो अविभाजित मध्य प्रदेश है उसमें 9 भौतिक प्रदेश थे। जब मध्य प्रदेश अविभाजित था तब 9 भौतिक प्रदेश थे। मध्य उच्च प्रदेश में 5 भाग थे। कौन से? मध्य उच्च प्रदेश में 5 भाग सतपुड़ा मैकल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार और जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ये 5 जो थे वो भाग होते थे। जब अविभाजित मध्य प्रदेश के 9 भौतिक प्रदेश हुआ करते थे तो उनमें मध्य उच्च प्रदेश में 5 भाग थे। इसके बाद महानदी नर्मदा बेसिन मध्य उच्च प्रदेश में गिना जाता था। छत्तीसगढ़ पृथक्करण के बाद वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश हैं। तो अविभाजित मध्य प्रदेश जब था तब उस समय 9 भौतिक प्रदेश थे और विभाजन के बाद कितने बचे? 7 भौतिक प्रदेश बचे। मध्य उच्च प्रदेश 5 भागों में बटा था। उसमें महानदी नर्मदा बेसिन मध्य उच्च भाग में गिना जाता था। अविभाजित जब मध्य प्रदेश था तब 9 भागों में 5 भाग मध्य उच्च प्रदेश के थे। अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ पृथक्करण के बाद 7 भौतिक प्रदेश हैं और जिसमें से 3 भौतिक प्रदेश जो कि महानदी बेसिन, जशपुर सामरी पाट प्रदेश और दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बघेलखंड का पठार दोनों में बट गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 3 पहुंच गए, रिमेनिंग 5 भाग जो है वो मध्य प्रदेश में आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का भू अंश 30% था और 1,35,361 वर्ग किलोमीटर था। मध्य प्रदेश का आकार बैठे हुए ऊंट के समान है। मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ की आकृति समुद्री घोड़े सी हॉर्स के समान है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनने वाला जिला वो नीमच है। शिवपुरी एकमात्र जिला है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में राजस्थान से लगता है। क्या है? शिवपुरी एक ऐसा जिला है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश से और पश्चिम में राजस्थान से लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुरैना शिवपुरी 2 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की से सीमा बनाते हैं। तो शिवपुरी एकमात्र जिला है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान से मिलता है और मुरैना शिवपुरी 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले सिंगरौली और सीधी हैं। कौन कौन से हैं? सिंगरौली और सीधी ही जो है वो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला जो है वो सिंगरौली है। तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों से जो बना सकता है वो कौन है? सिंगरौली। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से अपनी सीमा बनाता है ना। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला है बालाघाट। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला है वो है अलीराजपुर। ठीक है,
गुजरात और राजस्थान राज्यों से सीमा बनाने वाला आने वाला जिला कौन सा है? झाबुआ। तो गुजरात राजस्थान से झाबुआ मिलेगा, गुजरात और महाराष्ट्र से अलीराजपुर मिलेगा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से बालाघाट, मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है और मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारी बात। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब आते हैं हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम, यानी कि आर्कियन महाकल्प की चट्टानें। आद्य या आर्कियन का अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन, है ना, सबसे पुराना। गोंडवाना चट्टानों के साथ ही सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें आर्कियन युग की चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भागों में विस्तृत है। कितना? प्रायद्वीपीय भारत के 2 भागों में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक विस्तार आर्कियन चट्टानों का है और मुख्य निर्माणकारी उपचट्टानें ग्रेनाइट और नीस है। ग्रेनाइट से ही नीस का निर्माण होता है और नीस को बंगाल गुंबद या डोमनीस भी कहते हैं। मुख्य खनिज कौन कौन से कहला गए? तो ग्रेनाइट, मार्बल नीस, चारकोनाइट, सिस्ट, फाइलाइट, खॉन्डेलाइट, क्वार्ट्जाइट और पेग्मेटाइट, ये जो हैं वो मुख्य खनिज हैं। भारत की सबसे अधिक खनिज संपदा आर्कियन चट्टानों में भरी पड़ी है और इनमें धात्विक, अधात्विक, दुर्लभ खनिज, है ना, रेयर मिनरल्स, इसके अलावा बहुमूल्य रत्न, तांबा, मैग्नीज, लोहा, अभ्रक आदि निक्षेपण में पाए जाते हैं। तो ये बात जो है बहुत अच्छे से समझ लो कि जो चट्टानें ज़मीन में बिल्कुल नीचे की तरफ हैं, ये बहुत पुराने युग की जो चट्टानें हैं, इन्हें आर्कियन चट्टानें कहते हैं। और इनमें मुख्यतः जो खनिज हैं उनमें ग्रेनाइट, मार्बल नीस, चारकोनाइट, सिस्फाइलाइट, कॉन्डेनाइट, क्वार्ट्जाइट, पेग्मेटाइट, ये सब पाए जाते हैं। और इन्हीं संपदा में जो है भरमार में क्या है, खनिज संपदा पड़ी हुई है, भरी हुई पड़ी है, दुर्लभ मिनरल्स और सब कुछ पाए जाते हैं। विशेषताएं क्या है? सर्वाधिक रूपांतरित चट्टानें, अतः मूल विशेषता एवं स्वरूप नष्ट प्राय हो चुका है। ठीक है, ये रूपांतरित चट्टानें हैं, सर्वाधिक रूपांतरित चट्टानें हो जाने के कारण इनका जो मूल रूप है वो नष्ट हो चुका है। जीवहीन या जीवाश्म रहित चट्टानें, क्योंकि ये जीव पूर्व युग की चट्टानें हैं, तो ये क्या हो गई हैं? जीवहीन या जीवाश्म रहित चट्टानें हो गई हैं, क्योंकि ये जीव जो पूर्व युग की चट्टानें कहलाती हैं, तो उस समय जीव थे नहीं, तो इनमें जीव युग जो है जीवाश्म नहीं है। भ्रंश और शल्कित स्वरूप अतः अत्यधिक संकुचित है, इसलिए इन्हें पैतृक या प्राथमिक चट्टानें, प्राइमरी रॉक कहा जाता है। नोटेबल फैक्ट में समझिए, प्रायद्वीपीय नीस भारत की आर्कियन चट्टानों के मुख्य क्षेत्र को प्रायद्वीपीय नीस कहते हैं। किसको? प्रायद्वीपीय नीस जो है वो भारत की आर्कियन चट्टानों के मुख्य क्षेत्र को प्रायद्वीपीय नीस कहते हैं। इसका निर्माण बृहद एवं सूक्ष्म नीस कणों से हुआ है। बुंदेलखंड नीस जो है इसको कहते हैं ग्रेनाइट के कणों का आकार बड़ा यानी माइक्रो है। चारकोनीस जो है, चारकोनाइट नीस जो है वो नीलगिरी नीस कहलाता है कि कणों का आकार सूक्ष्म है और इनका नामकरण जॉब चारनॉक, कलकत्ता के संस्थापक, उनके नाम पर किया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, धारवाड़ शैल समूह। निर्माण प्रक्रिया के दूसरे चरण में आद्य महाकल्प की चट्टानें अपरीक्षित हुईं और इनसे निकले पदार्थों से धरातल शैल समूह पनपने लगे। प्रारंभ में जलज चट्टानें अब कुछ ही मौजूद हैं, क्योंकि कालांतर में वे भी फाइलाइट, सिस्ट और स्लेट आदि में बदल गई हैं। सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में की गई थी, है ना। ब्रूसफुट द्वारा इन चट्टानों का नाम धारवाड़ रखा गया। चिल्पी श्रेणी जो कि बालाघाट में तांबा, मैग्नीज, सौसर श्रेणी छिंदवाड़ा में मैग्नीज भंडार तथा जबलपुर में ग्रीन स्टोन रंगीन संगमरमर की चट्टानें धारवाड़ शैल समूह के ही भाग हैं। चिल्पी श्रेणी में तांबा, स्लेट और फाइलाइट की अधिकता है। सौसर के ऊपर सिकोली श्रेणी की तहें जमी हैं और जिसमें संगमरमर, अभ्रक, शिष्ट मौजूद है। क्लोजपेट क्रम यानी कि क्लोजपेट सीरीज यह धारवाड़ चट्टानों की विशिष्ट श्रृंखला है और इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। क्लोजपेट क्रम की चट्टानों में क्वार्ट्जाइट, मैग्नीज, कॉपर, पायराइट, मलाजखंड बालाघाट जो में है पाए जाते हैं। बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड में तांबे के बृहद भंडार पाए गए हैं। सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार जबलपुर जिले में मुख्यतः है। इसमें अभ्रक, शिष्ट, डोलोमाइट, संगमरमर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ से सर्वाधिक गुणवत्ता का संगमरमर भेड़ाघाट में प्राप्त है।
सौंसर क्रम, सौंसर सीरीज जो कि महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक यह लंबी पट्टी के रूप में, महाराष्ट्र के नागपुर से छिंदवाड़ा तक की एक लंबी पट्टी के रूप में है। इसमें अभ्रक, शिष्ट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। इस आगे बढ़ने से पहले इसको पढ़ते हैं जो छोड़ दिया हमने। देखिए, मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के युग एवं प्रमुख शैल जो हैं मुख्यतः हैं। युग की बात करें तो नवीनतम या अधुनातन जो युग है उसमें शैल समूह एलुवियम कहलाएगा। प्लिस्टोसीन ये युग है। प्लिस्टोसीन युग में शैल समूह कौन से हैं? पुरातन, एलुवियम तथा लेटराइट। लोअर इयोसीन, अपर क्रिटेशियस ये शैल समूह दक्कन ट्रैप या अंतर ट्रिपियन। लोअर क्रिटेशियस ऊपरी गोंडवाना शैल समूह। मध्य ट्रिएशियस, अपर ट्रिएसिक, मध्य ट्रिएसिक, अपर ट्रिएसिक और कार्बोनिफेरस ये लोअर गोंडवाना सेल समूह है। कैम्ब्रियम जो कि अपर विंध्यन सेल समूह है। लेट प्री कैम्ब्रियन ये लोअर विंध्यन सेल समूह कडप्पा समूह के युक्त समूह की चट्टानें हैं। प्रारंभिक प्री कैम्ब्रियम जो कि धारवाड़ और तिल्ल सेल समूह है। आर्कियंस जो कि ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें कहलाती हैं का समूह है। आगे बढ़ते हैं। पुराना संघ जो कि कडप्पा विंध्यन सेल समूह कहलाता है। धारवाड़ सेल समूह का भी कुछ हिस्सा मोड़दार पर्वत में बदल गया। ये पर्वत अपरदीय होकर समतल होने लगे और इन समतलों के ऊपर विभिन्न चट्टानों का निक्षेपण हुआ जिन्हें पुराना संघ की चट्टानें कडप्पा एवं विंध्यन कहा गया। पुराने संघ की ये चट्टानें अपेक्षितः प्राचीन सेल समूह हैं और इनमें कठोर और ठोस सेल, क्वार्ट्जाइट और चूना पत्थर की तहें मिलती हैं। ये चट्टानें कम कायांतरित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कडप्पा रॉक सिस्टम। कडप्पा का मुख्य विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानों में है और नर्मदा सोन घाटी में ये सेल समूह अंशतः मिलता है। मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रम की चट्टानों के दो उपक्रम पाए जाते हैं। बिजावर उपक्रम, बिजावर श्रेणी निचले कडप्पा की ऊपरी तह का नाम है। बिजावर सीरीज में चूना पत्थर, सफ़ेद पत्थर, बलुआ पत्थर, हेमेटाइट, क्वार्ट्जाइट, किम्बरलाइट आदि मौजूद हैं, है ना। ये निचली से कडप्पा की ऊपरी तह का नाम है। बिजावर पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, छतरपुर तक विस्तृत है। ग्वालियर श्रेणी बिजावर का ही आगे जो है बदला स्वरूप है और इन चट्टानों के आधार पर बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट चट्टानों का निक्षेपण है। इनके ऊपर चूना पत्थर का जमाव पाया जाता है और इन चट्टानों की परतों के मध्य में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें हीरे के निक्षेपण पाए जाते हैं। ग्वालियर उपक्रम, ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं। इनमें बलुआ पत्थर, शेल, क्वार्ट्जाइट, चूना पत्थर और बेसाल्ट लावा की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं। इन उपक्रम की ऊपरी चट्टानों को मोरार तथा निचली चट्टानों को पार कहते हैं। विंध्यन शैल समूह, यह पुराना संघ का मुख्य शैल समूह है। विंध्यन पर्वतमाला के नाम पर इस क्रम की चट्टानों का नामकरण हुआ। आर्कियन के बाद मध्य प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक पाए जाने वाली चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। पूर्व से पश्चिम तक ये 1050 किलोमीटर लंबी, लगभग 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में विस्तृत हैं। अवस्थिति की बात करें तो नर्मदा और गंगा यमुना मैदानों के मध्य भाग में है। मुख्य जो भाग है वो दमोह जिले में है और इसमें गुडविल या सद्भावना शिखर जो कि सबसे ऊंची चोटी है। नर्मदा नदी के उत्तर में निचला विंध्यन असम सीरीज है जिसमें सेल, चूना और पत्थर, बलुआ पत्थर मौजूद है। यह उत्तर में विशाल मैदान तथा दक्षिण प्रायद्वीप के मध्य विभाजक का कार्य करता है। मुख्य निर्माणकारी चट्टानें इनको कहते हैं। पहला सेमरी उपक्रम, निचला विंध्यन क्रम, मुख्यतः पूर्वी मध्य प्रदेश की सोन घाटी में मौजूद है। वलय यानी कि फोल्ड्स और भ्रंश फॉल्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। सेमरी क्रम के मुख्य खनिज बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा सामान्य शैल हैं। यहाँ चूना पत्थर की बहुतायत के कारण सीमेंट उद्योग पनपा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। दमोह सागर के दक्षिण की गुंबदाकार ऊंची उठी भूमि एवं कुछ निचली घाटियां सेमरी क्रम की हैं। कैमूर भांडेर रीवा उपक्रम जो कि ऊपरी विंध्यन क्रम है, सेमरी उपक्रम के बाद उसके ऊपर विकसित कैमूर भांडेर उपक्रम वस्तुतः ज्वारनदमुख एवं नदी घाटियों में पनपा। कैमूर उपक्रम जिन्हें आंशिक बुंदेलखंड और मुख्यतः बघेलखंड में पाया जाता है। कैमूर उपक्रम में बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट शैल समूह पाए जाते हैं।
पन्ना, सतना, रीवा में मुख्यतः इसका विस्तार है। कैमूर की एक पहाड़ी पुलकोवा के समीप केन आदि नदियों ने कंगारों का निर्माण किया है। भांडेर उपक्रम, भांडेर उपक्रम में सागर, सतना, दमोह जिलों के पठारी भाग में फैला भांडेर उपक्रम पर्वत श्रेणियों से ढका है। इसके दो मुख्य शैल समूह हैं, एक गानोरगढ़ और सिरबू। भांडेर भी इन खनिजों का भंडार है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर जो है इसमें इनके नाम हैं। रीवा उपक्रम सागर, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, राजगढ़ तक विस्तृत है। रीवा उपक्रम भी पठारी भाग में है और इसके दो मुख्य शैल समूह हैं, पन्ना शैल जो कि निचली परत है और झिरी शैल जो कि ऊपरी परत है। पन्ना शैल कॉन्ग्लोमरेट खदान हीरों का मुख्य भंडार है। रीवा उपक्रम के खनिज हीरा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर जो हैं इनके खनिज हैं। विंध्यन शैल समूह की विशेषताएं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सीमांत भ्रंश अरावली से विंध्यन पर्वतमाला को पृथक करने वाला 800 किलोमीटर लंबा भ्रंश है। अरावली तथा ऊपरी विंध्यन शैल समूह के मध्य पश्चिमी मध्य प्रदेश में विंध्यन चट्टानें 1500 मीटर से भी अधिक नीचे धंस गई हैं और इनमें से लगभग 800 किलोमीटर तक एक महान भ्रंश क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। विंध्यन क्रम का विस्तार छोटा नागपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। विंध्यन शैल समूह का रंग लाल है और यहाँ के लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग प्राचीन एवं मध्ययुगीन अनेक इमारतों में हुआ है, जैसे शेर शाह सूरी का मकबरा, लाल किला, ग्वालियर दुर्ग, मध्य प्रदेश के अशोककालीन स्तूप, सांची, भरदूत, सारनाथ इत्यादि स्तूप। विंध्यन शैल में दरारें और भ्रंश अधिक मौजूद हैं। विंध्यन शैल का निक्षेपित क्षैतिज हुआ है और विंध्यन भी जीवाश्म रहित शैल समूह हैं। नेक्स्ट आते हैं आर्य शैल समूह। आर्य समूह में गोंडवाना शैल समूह को शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना समूह की चट्टानें निम्नलिखित स्थानों पर जो है प्राप्त होती हैं। एक तो बघेलखंड और दूसरा सतपुड़ा। गोंडवाना युग के समान शैल समूह दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अमेरिका में भी मिले हैं और जिससे स्पष्ट होता है कि ये भूभाग स्थलीय पुलों से आपस में जुड़े थे और अथवा एक महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड के अंग थे। गोंडवाना या आर्य शैल समूह के 3 भाग माने जाते हैं। पहला है लोअर गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना कला के प्रथम शैल समूह तालचीर नाम से पुकारे जाते हैं। लोअर गोंडवाना शैल समूह को समझो गोंडवाना कल्प के प्रथम शैल समूह है ना, उसके गोंडवाना कल्प के पहले समूह को तालचीर के नाम से पुकारते हैं, जो सोन महानदी घाटियां तथा सतपुड़ा क्षेत्रों में मिलती हैं। बात समझ में आ रही है ना। देखो क्या कह रहा है कि जो लोअर गोंडवाना शैल समूह है उसको तालचीर के नाम से जाना जाता है। ये जो तालचीर चट्टानें हैं वो सोन महानदी घाटियां तथा सतपुड़ा क्षेत्रों में मिलती हैं। कहाँ पर? सोन महानदी की घाटियों तथा सतपुड़ा क्षेत्रों में तालचीर की जो चट्टानें हैं वो शैलें हैं वो मिलती हैं। उस काल में दक्कन का पठार शीत युग के प्रभाव में था। तालचीर शैल समूह के ऊपरी करहरबारी, बरकार तथा मैटूर स्तर है। पेंच घाटी तथा मोहपानी के कोयला क्षेत्र बरकार स्तर में आते हैं। ठीक है, तो इतना जरूरी था जितना हमने पढ़ा। दूसरा देखो मध्य गोंडवाना शैल समूह। देखो सतपुड़ा में मुख्यतः विकसित हुआ है तथा इसका चारों स्तर पंचेत, पचमढ़ी, देनवा और बागरा इस जो है वो विस्तृत क्षेत्र मिलते हैं मध्य गोंडवाना शैल समूह में। ये सोन महानदी है ना, सोन महानदी क्षेत्र में परसों तथा टिकी नाम से जाना जाता है। पचमढ़ी क्षेत्र में भारी आकार की मोटी तहों वाला बालू का पत्थर मिलता है। लोहे की अधिक मात्रा के कारण यह पीले से लाल रंग का है। अपर गोंडवाना शैल समूह, इसका विस्तार सतपुड़ा तथा बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों में है और इसमें भी अधिक मात्रा में बालू का पत्थर शैल मिलते हैं। साथ ही इनमें कोयले की कुछ तहें तथा वनस्पतिक पदार्थ तथा चूने के पत्थर की तहें मिलती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में यह चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जानी जाती है। प्रथम में चूने के पत्थर, क्ले, बालू के पत्थर तथा कॉन्ग्लोमेरेट की तहें तथा द्वितीय में मुलायम विशालकाय
विशालकाय बालू के पत्थर, सफ़ेद तथा पीली शैल, कोयले तथा भूरे कोयले की तहें मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिटेशियस कल्प के सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह के पश्चात क्रिटेशियस सेल समूह का निर्माण हुआ और इसमें दो मुख्य भाग थे, एक तो बाघ सीरीज, दूसरा लमेटा सीरीज। बाघ सीरीज ये नर्मदा घाटी में बने सेल समूह हैं जिनका निर्माण नदियों तथा एस्चुरियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से होता है। ये नदी घाटी में बने सेल समूह हैं और इनका निर्माण नदियों तथा एस्चुरियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, इन्हें बाघ सीरीज कहते हैं। लमेटा सीरीज, इनका निर्माण बाघ सीरीज के तुरंत बाद हुआ। सिलिका मिश्रित चूना, ग्रिडल, केले, बालू पत्थर इनमें पाए जाने वाले मुख्य सेल हैं। नेक्स्ट आते हैं दक्कन ट्रैप। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी हिस्सा दक्कन ट्रैप यानी दक्षिण ट्रैप कहलाता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी हिस्सा दक्कन ट्रैप कहलाता है। ट्रैप अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ निचला धंसा क्षेत्र। निर्माण काल इसे क्रिटेशियस काल का है। निर्माण कारक ज्वालामुखी क्रिया से निक्षेपित लावा फैलकर दक्कन ट्रैप बना और स्वरूप इसमें तीन भाग होते हैं। एक निचला ट्रैप होता है, मध्य और अपर। निचले ट्रैप की बात करें तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में निचला ट्रैप पाया जाता है। ऊंचाई मात्र 150 मीटर है और इसमें राख और जीवाश्म मौजूद हैं। यहीं बाघ लमेटा श्रेणी की संरचना है, उसमें चूना पत्थर की परतें पाई जाती हैं। दूसरा आता है मध्यवर्ती ट्रैप। मध्यवर्ती ट्रैप में यह मालवा पठार का अधिकांश एवं मध्य भारत का पठार दक्कन ट्रैप का मध्यवर्ती भाग है। जीवाश्म रहित इस ट्रैप की ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। नेक्स्ट आते हैं ऊपरी ट्रैप। महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्यतः मध्य प्रदेश के मालवा पठार दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी पठारों में विस्तृत है और ये जीवाश्म से भरपूर है। नेक्स्ट आते हैं टर्शरी युग सेल समूह। यह संपूर्ण भारत के वर्तमान विकास का अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। गोंडवाना लैंड टूट कर बिखरने लगा। दक्कन पठार वर्तमान स्वरूप में आया तथा आगे टिथिस सागर में धंसती इंडियन प्लेटों ने चाइना प्लेटों को मोड़कर ऊपर उठाया जो वर्तमान हिमालय है। आंतरिक दबाव के कारण मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी का निर्माण हुआ। पठार एवं उसमें बहने वाली नदियों का उनका वर्तमान स्वरूप मिल गया। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचनाएं। यहाँ कुल 7 भौतिक संरचनाएं या प्रदेश हैं। पहला मालवा का पठार, दक्कन ट्रैप का हिस्सा। इस पठार में स्थित मुख्य पर्वत पहाड़ियाँ इस प्रकार हैं। पहला है सोनवाड़ा पठार, दूसरा उमटवाड़ा पठार, विदिशा उच्च भूमि, बेतवा का उद्गम, कुमारा गांव। नेक्स्ट है सागर पठार। नेक्स्ट है जनापाव पहाड़ी, विंध्यन पर्वत, चंबल का उद्गम स्थल यानी कि विंध्यन पर्वत। इसके बाद आता है भोपाल पठार। फिर आते हैं विशेषताएं। पठार के ढलानों पर गोलाक अपक्षय मिलते हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित अधिकांश भाग जो है वो दक्कन ट्रैप नामक चट्टानों से आच्छादित। इसका मुख्य पर्वत विंध्यन पर्वत है और इसके उत्तरी हिस्से पर अपरदन से उत्पन्न लेटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट आते हैं फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु बताया था, है ना। विंध्यन कंगारी स्कार्पलैंड प्रदेश, रीवा पन्ना पठार। मालवा पठार के उत्तर पूर्व में सागर पन्ना से गुजरती एक पट्टी विंध्यन पठार की है और इस पठार में स्थित पर्वत पहाड़ चोटियां इस प्रकार हैं। इसका मुख्य भाग जो है विंध्यन सेल समूह में से निर्मित है और इसके उत्तर में बुंदेलखंड प्रदेश है। यह मुख्यतः दमोह, सतना, रीवा, पन्ना जिले में विस्तृत है। सर्वोच्च चोटी जो है वो गुडविल या कालूमार है जो 752 मीटर की है। जिला दमोह में स्थित है और इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। ठीक है, इसे गडविल या कालूमार भी कहा जाता है। ये सर्वोच्च चोटी कहलाती है कहाँ की? आपके विंध्यन प्रदेश की। ठीक है, विंध्यन कंगारी स्कॉटलैंड जिसे बोलते हैं। मालवा पठार के उत्तर पूर्व में सागर पन्ना से गुजरती है पट्टी विंध्यन पठार कहलाती है। और विंध्य के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना चोटी जिसे बोलते हैं सद्भावना शिखर। फिर आगे बढ़ते हैं। भांडेर और कैमूर कंगार वस्तुतः प्रपाती ढलान है और यह भी विंध्यन पर्वत की भाषा के रूप में गंगा नर्मदा का जल विभाजन करते हैं। विंध्यन पठार पर विंध्यन पर्वत और दक्कन ट्रैप के अलावा दोनों भू आकृतियों के आवेश मौजूद हैं। भांडेर और कैमूर पठार इनकी दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी सीमा बनाते हैं।
इसके बाद आते हैं, इसका ढाल हल्का क्या है, उत्तरमुखी है। जुबेरा का गुंबद भांडेर से दक्षिण में मौजूद 29/13 वर्ग किलोमीटर का ये गुंबद जुबेर का गुंबद कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बुंदेलखंड का पठार। इसकी स्थिति की बात करें तो ये अवस्थिति इसकी है विंध्य शैल समूह के बीचों बीच। बुंदेलखंड का पठार विंध्यन शैल समूह के बीचों बीच स्थित है। निर्माण की बात करोगे तो ये आर्कियन युगीन है और आद्य महाकल्प कहते हैं जिसे। निर्माण शैल की बात करें तो ये ग्रेनाइट और नीस से बना है। इसे प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। मुख्य पर्वत पहाड़ और चोटियां क्या हैं इनकी, तो 3 ओर से अर्धचंद्राकार पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, नरहट स्कार्प तथा चंदेरी पाठ से घिरा है। तीनों ओर से ये अर्धचंद्राकार पन्ना, बिजावर, नरहट और चंदेरी पाठ से घिरा है। इसके बाद इस पठार की ऊंचाई विंध्यन की ओर ज़्यादा है जो उत्तर की तरफ कम होती है। 3 प्रमुख श्रेणियां बुंदेलखंड का प्रतिच्छेदन करती हैं, विंध्यन, भांडेर और फोना। 2 मुख्य पठार हैं, सागर का पठार और दमोह का पठार। सागर पठार इसकी दक्षिणी सीमा तथा मालवा का पठार इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं, पठार के मध्य कुछ समतल प्राय मैदान हैं जो कुछ डाइक निर्मित पहाड़ी हैं। मिट्टी यहाँ की जो है काली तथा लाल मिट्टी का मिश्रण है जिसे बलुई दोमट कहते हैं। कृषि की बात करें तो यहाँ शुद्ध बोया गया क्षेत्र टीकमगढ़ में 51%, छतरपुर में 44.9%, दतिया में 67.37% है। फसल जो है वो सोयाबीन, गेहूँ, चावल, दालें इत्यादि बोई जाती हैं। नेक्स्ट आओ तो पढ़ते हैं चंबल। चंबल उप आर्द्र प्रदेश जिसे मध्य भारत पठारी प्रदेश कहते हैं, यह चंबल का निचला बेसिन है। यह चंबल की घाटी निचला घाटी नतीलंब घाटी है। भूगर्भिक रूप से विंध्यन शैल समूह का भाग है। उत्खात या खद्र भूमि में मौजूद है। और जो गंगा मैदान, यमुना मैदान का दक्षिण में दक्कन ट्रैप, पूर्व में बुंदेलखंड नीस प्रदेश तथा पश्चिम में बूंदी करौली की पहाड़ियाँ तथा अरावली पर्वत श्रेणी हैं इसके, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, मुख्य पठार जो हैं इसके शिवपुरी पठार, सिंगरौली, कंजारदा पठार राजस्थान सीमा पर जो है। इसके बाद आओ तो चंबल प्रदेश में मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है चंबल। यह चंबल उसकी सहायक नदियों द्वारा एकत्रित की गई है। बीहड़ क्षेत्र, चंबल प्रदेश में चंबल और पार्वती तथा काली सिंध नदियों के तीव्र बहाव ने भूमि का कटाव है और इससे यहाँ बीहड़ नामक अपरतित भू आकृतियाँ उभर आई हैं। और इसका कारण यह भी है कि यहाँ चारों तरफ कठोर चट्टानें नहीं हैं। चंबल प्रदेश में वर्षा, गोहद भिंड राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। विंध्यन श्रेणी, विंध्यन शैल्स एवं लावा चट्टानों से निर्मित होता है। विंध्यन जो है वो शैल और लावा चट्टानों से निर्मित है। पश्चिम से पूर्व की ओर ऊंचाई क्रमशः कम है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर ऊंचाई क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, ऊंचाई कम है, ऐसे है। और सर्वोच्च चोटी है ना वो सिगार है 881 मीटर। मुख्य श्रेणियों की बात करें तो विंध्यन, भांडेर और कैमूर हैं। पहाड़ियाँ जो हैं जनापाव, मुकुंदवार, नरहट है। विंध्यन श्रेणी वस्तुतः एक प्रपाती कगार है। नर्मदा सोन घाटी, यह मध्य प्रदेश के साथ भारत का भी सबसे निचला भाग कहलाता है और यह अत्यंत सक्रिय किंतु लंबी घाटी है। मध्य प्रदेश के पूर्वतम तथा पश्चिमतय भाग को स्पर्श करता है। 2 भाग हैं इसके, पश्चिम में नर्मदा घाटी तथा पूर्व में सोन घाटी। नर्मदा घाटी की बात करें तो मैकल पहाड़ से मैकल सुता के रूप में नीचे उत्तर के समय धुआंधार प्रपात बनाती है। नर्मदा का ऊपरी बेसिन मंडला तथा डिंडोरी जिला है। नर्मदा घाटी में स्थित जिले जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी तथा बुरहानपुर का आंशिक भाग है। कटनी वैसे है नहीं, जबलपुर है, कटनी नहीं है।
नर्मदा घाटी की भूगर्भिक विशेषताएं मुख्यतः दक्कन ट्रैप चट्टानों की मौजूदगी, हंडिया के निकट क्वार्टजाइट चट्टानें, इसके मार्ग में विंध्यन सेल समूह भी पड़ते हैं जिन्हें काटकर कंदरा बनाती हैं और मंदाता कंदरा जो है वो ओंकारेश्वर के नाम से फेमस है। मुकुरता जार्ज जो कि अरावली पहाड़ी को काट कर 120 किलोमीटर लंबे जार्ज का निर्माण करती है। घाटी में मुख्यतः गहरी काली, जलोढ़ तथा लाल भूरी चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इसमें समतल हल्के ऊंचे मैदान हैं जो गहरी काली मिट्टी से युक्त हैं। नदी के निकट जलोढ़ तथा ऊपरी भागों में लाल एवं भूरी चिकनी मिट्टी मिलती है। नर्मदा नदी द्वारा घाटी को चीरकर सर्वाधिक लंबी गहरी कंदराओं का निर्माण जगह जगह पर हुआ है और यह निकट स्थित कृषि के लिए नुकसानदेह है। सोन घाटी मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित सोन घाटी एक सकरी घाटी है और इसके उत्तर पूर्व में कैमूर पहाड़ी है जो प्रपात का गार है और यहाँ का जल ही सोन में आता है। भूगर्भिक विशेषताएं। सोन घाटी अत्यंत अविकसित अवस्था में है। अवस्थिति बंधन पठार तथा बुंदेलखंड पठार के मध्य स्थित है। जबलपुर में नर्मदा घाटी से मिलती है। कैमूर में कल पहाड़ी संरचनाओं से घिरी सोन घाटी में जलोढ़ का कम निक्षेपण हुआ अतः अधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं है। गोंडवाना कल्प की चट्टानें कोयला, धारवाड़ सेल कोयला, रोहतास सेल चूना घाटी में पाए जाते हैं अतः घाटी में कोयला आदि खनिज का भंडार है। सोन के किनारों पर पहाड़ों के कटाव से बालू का अत्यधिक जमाव पाया जाता है। मध्य प्रदेश का प्रायद्वीपीय पठार। इसके मध्य प्रदेश में दो मुख्य भाग हैं, एक तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी और दूसरा बघेलखंड पठार। सतपुड़ा मैकल श्रेणी अवस्थिति की बात करें तो नर्मदा ताप्ती के मध्य स्थित विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। भाग इसके तीन प्रमुख विभाजक हैं, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकल श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो इसका निर्माण काल आदतन महाकल्प और क्रिटेशियस युग का है। स्वरूप पूर्वी सतपुड़ा की तुलना में सकरा तथा कम ऊंचा है। अधिकतम ऊंचाई 1325 मीटर है। मुख्य उपविभाजक की बात करें तो असीरगढ़ श्रेणी, इसी में बुरहानपुर के दरवा मौजूद हैं। अखरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ी, नर्मदा के उत्तर में बाघ लमेटा श्रेणी तथा मथवार श्रेणियाँ हैं। राजपीपला श्रेणी सरदार सरोवर इसी के पास गुजरात में निर्मित है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी निर्माण काल प्रीकैम्बियन युग, स्वरूप सर्वाधिक ऊंचा तथा चौड़ा भाग, अधिकतम ऊंचाई 1350 मीटर, धूपगढ़। मुख्य उपविभाजक जो हैं वो महादेव श्रेणी, धूपगढ़ इसी में स्थित है। ग्वालियर श्रेणी दूसरा चौरागढ़ जो है इसी में स्थित है। भूगर्भिक विशेषता तीन युग के सेल समूह जैसे नीस, ग्रेनाइट, प्रीकैम्बियन, दक्कन ट्रैप, गोंडवाना सेल समूह ये भूगर्भिक विशेषताएं हैं। मैकल श्रेणियाँ यह पठारी संरचना है। अवस्थिति सतपुड़ा, नर्मदा घाटी तथा छत्तीसगढ़ मैदान में मध्य है। निर्माण संरचनाएं निर्माण संरचना दक्कन ट्रैप पठार तथा ग्रेनाइट नीस है और निर्माण काल प्रीकैम्बियन युग। मुख्य उपसंरचनाएं बात करें तो बरसांटा बेसिन, धुमरी पठार और बेहर पठार, रामगढ़ पठार हैं। विशेषताएं स्वरूप अर्धचंद्राकार और तरंगित है। रीढ़ की हड्डी जैसी टेढ़ी मेढ़ी और संकरी संरचना है। ऊपरी सतह अमरकंटक पर बॉक्साइट की निक्षेपण है। विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित अनेक नदियों का उद्गम है। मैकाल पठार नर्मदा घाटी के ऊपर बेसिन का हिस्सा है और इसके दक्षिण का कुछ जल बेनगंगा में जाता है। यहाँ से निकली टांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक थी जिसे बेनगंगा नदी तंत्र में अपहरित कर लिया। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी क्षेत्र में स्थित मुख्य पहाड़ियाँ, पहला बड़वानी पहाड़ 641 मीटर, उसके बाद कालीभीति पहाड़ 770 मीटर, बीजलगढ़ पहाड़ी वो 849 मीटर और धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर की है। बघेलखंड के पठार में मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित इस पठार का सीधी शहडोल वाला भाग मध्य प्रदेश में है, जबकि छत्तीसगढ़ के में पृथक होने से पूर्वी बघेलखंड छत्तीसगढ़ में चला गया।
गोंडवाना सेल समूह में मुख्यतः निर्मित इस पठार में विंध्यन ग्रेनाइट सेल समूह तथा धारवाड़ युगीन सेल भी मिलते हैं। अधिकांशतः गोंडवाना में विंध्यन काल की चट्टानों से निर्मित है। इसकी ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। मुख्य जिले जो हैं उनमें सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी हैं। सोन नदी के दक्षिण वाले पठारी भाग में उन्नतोदर घाटियां एवं नतोदर पहाड़ियां बिखरी पड़ी हैं। नतोदर पहाड़ियां 450 से 700 मीटर ऊंचाई की हैं। अरावली के जितनी प्राचीन हैं इन्हीं में सिंगरौली और सुहागपुर के बेसिन हैं। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश वाला भाग है कि मुख्य नदी सोन, जो वस्तुतः एक नद है, और इसकी एक छोटी बड़ी अपनी सहायक नदियां गोहद, रिहंद, बनास का जल लेकर गंगा में मिलती है। यह नदियां प्रवाहित जलाहित प्रतिरूप है। सिंगरौली बेसिन जो अब मध्य प्रदेश का मुख्य कोयला क्षेत्र है, अत्यधिक कटाफटा प्रदेश है। सुहागपुर बेसिन मेकल तथा देवगढ़ पहाड़ों के मध्य अपेक्षा नीचा पठार है, जो छत्तीसगढ़ के मैदान तथा पश्चिम में कटनी, जबलपुर के बीच का भाग है। और यहाँ के कोयला क्षेत्र इनमें कोरार, उमरिया, सुहागपुर, जोजिला का कोयला क्षेत्र हैं। तो आज के इस चैप्टर में हमने इतनी चीज़ें पढ़ी जो कि हमारे सेल समूह और पठार पर्वत से जुड़ा हुआ था। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भौतिक तथा प्राकृतिक विभाजन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।